हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। गाइस यहाँ पे आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले EBCL का, जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। गाइस पार्टनरशिप एक्ट कोई पुराना एक्ट नहीं है आपके लिए, मतलब ऐसा नहीं बोल सकती कि बहुत नया एक्ट नहीं है, पुराना नहीं, सॉरी नया एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है 12th क्लास में। अगर 12th क्लास आप लोगों को याद है तो आप लोगों की 12th क्लास की अकाउंटेंसी, अगर मैं बोलूँ तो अकाउंटेंसी में एक सब्जेक्ट हुआ करता था पार्टनरशिप का, एक पूरी बुक हुआ करती थी। तो उसका जो चैप्टर फर्स्ट है थ्योरी का, अगर वो आप लोगों ने पढ़ा है तो इसका मतलब गाइज आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा है। अगर वो भी याद नहीं हो कोई बात नहीं मैम, हमने तो सिर्फ प्रैक्टिकल किया, हमने तो थ्योरी पढ़ा ही नहीं। तो गाइस आप लोगों ने 11th क्लास की BST तो पढ़ी थी, और BST में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप पढ़ा था। तो ये कोई नया एक्ट नहीं है आप लोगों के लिए, ये कोई नया एक्ट नहीं है आपके लिए बहुत पुराना है, आप लोगों से रूबरू हो। और हमारे EBCL का सबसे प्यारा सबसे छोटा एक्ट है ये। तो स्टार्ट करें गाइस। Partnership Act 1932 intro. The Indian Partnership Act come into force 1st October 1932। तो कब आया था हमारा पार्टनरशिप एक्ट? 1st October 1932। 1st October 1932। Except सेक्शन 69 विच कम इनटू फोर्स ऑन 1st October 1933। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग को तो सिर्फ याद रखना है इसका हैप्पी बर्थडे कब है। इसका हैप्पी बर्थडे है 1st October 1932। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया। और अब ये याद करने की तो आपको जरूरत ही नहीं, एक्सटेंड है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्योंकि अब तो ये पूरे भारत पे एप्लीकेबल होता है। लिखा हुआ क्यों है फिर मैम? लिखा हुआ इसीलिए बच्चों क्योंकि बेयर एक्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है, अभी तक तो हम लोगों ने भी लिख दिया, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद हम लोगों ने क्या देखा है कि सारे एक्ट जो है वो पूरे होल ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल है। आगे देखते हैं। जर्नली प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ पढ़ा मैम? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी मैंने आप लोग को यही पढ़ा है EBCL में। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहले पार्ट हुआ करता था। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट किया करता था। ठीक है, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से एक कुछ सेक्शंस निकाल के अलग एक्ट बना दिया, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932, which formally contain the provision of law of partnership shall apply so far they are not inconsistent with the act। ठीक है, तो हमने पहले क्या होता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट एक ही हुआ करता था, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से कुछ चीजें हटा के हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको पार्टनरशिप एक्ट में डाल दी। तो पार्टनरशिप एक्ट जो बना है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही बना है। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले बेसिक चीज होती है कि व्हाट इज पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप? दो दोस्त है, आप लोग CS एग्जीक्यूटिव कर रहे हो, आप लोग 4 दोस्त हो, आप लोगों को पता है कि हमारा काम हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में दोस्ती करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 4 पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर बिजनेस करते हैं। दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर बिजनेस करते हैं, और बिजनेस कौन चलाता है, या तो वो सब मिलके चलाते हैं या उन सबके बिहाफ पे एक चलाता है, वो बोलते हैं पार्टनरशिप। लेकिन सबके बिहाफ पे अगर मैम एक चला रहा है तो इसका मतलब वो एक लायबल है, और एक लायबल है तो इसका मतलब वो सोल प्रोप्राइटरशिप हुई। नहीं, सबके बिहाफ पे एक चला रहा है, सबके बिहाफ पे एक चला रहा है, मतलब काम एक कर रहा है, पीछे से पैसा सबने लगाया, तो लायबल भी सब है। अब ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सेक्शन 4। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। Essential elements of a partnership. What are the essential elements of a partnership? अगर एक पार्टनरशिप बनानी है तो उसके लिए क्या क्या essential elements होने चाहिए? तो सबसे पहला, क्या एक अकेला बंदा पार्टनरशिप कर सकता है? क्या एक अकेला बंदा पार्टनरशिप कर सकता है? हाँ मैम, वो मिरर के सामने खुद खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि मुझसे दोस्ती करोगे? है ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता।
कभी नहीं होता, कम से कम 2 होने चाहिए, तो 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। तो एटलीस्ट 2 पर्सन, फर्स्ट असेंशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप एक्ट 1932, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। ये दोनों पार्टनरशिप में कैसे आएंगे? अग्रीमेंट करके। कैसे आएंगे? अग्रीमेंट करके। ये अग्रीमेंट ओरल भी होता है और राइटिंग में भी होता है। मोस्ट प्रेफरेबली कि आप लोग राइटिंग में करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि राइटिंग में करोगे ना तो हमारे पास प्रूफ वगैरह रहता है, ठीक है। तो पहला एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए और अग्रीमेंट होना चाहिए। बिजनेस करे वो भाई, चैरिटी के लिए नहीं है, पार्टनरशिप इसलिए की जाती है बिजनेस करने के लिए। अब बिजनेस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इट मे बी ट्रेड, इट मे बी प्रोफेशन, इट मे बी सर्विस। शेयरिंग प्रॉफिट, ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पार्टनर्स पार्टनरशिप बनने के लिए प्रॉफिट शेयर करते हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये लोग लॉसेस भी शेयर करेंगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो इनमें सारे के सारे एक साथ बिजनेस चला सकते हैं या सबके बिहाफ पे एक चला सकता है, लेकिन लायबिलिटी सबकी क्रिएट होती है। तो एक बार मेरे साथ बोलो, एटलीस्ट कितने बंदे? 2 बंदे। क्या करेंगे 2 बंदे मिलके? बिजनेस। बिजनेस क्यों करेंगे? ताकि वो प्रॉफिट कमाए। और बिजनेस बनेगा कैसे? अग्रीमेंट से। बिजनेस बनेगा कैसे? अग्रीमेंट से। और बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ में आई? दिमाग में बात बैठी? एटलीस्ट 2 पर्सन क्या करेंगे? बिजनेस। बिजनेस में क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे। बिजनेस बनेगा कैसे? अग्रीमेंट से। Carried on by all or any of them acting for all. Association of 2 or more persons. There must be a contract between 2 or more persons. तो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए. Person must be competent to enter into a contract. वो बंदे जो होने चाहिए ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 बताता है कि ये बंदे कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो बंदे ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि वो मेजर होना चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाई बाय एनी लॉ। क्लियर? दे मस्ट बी आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, सब आर्टिफिशियल पर्सन और सब नेचुरल पर्सन। मतलब जो पार्टनर्स होंगे वो आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब 2 कंपनियां भी हो सकती है। नेचुरल पर्सन मतलब 2 इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एक कंपनी और एक इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। There is a cooperation or limited partnership may itself in partnership in general partnership, ठीक है। तो 2 कंपनीज मिलके भी एक जनरल पार्टनरशिप बना सकती है। तो वापस मैं बता देती हूँ, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, एक बार लैंग्वेज पढ़ लेती हूँ। There must be a contract between 2 और more person। देखो लॉ है ना, हम लोग पढ़ तो लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज लिखी नहीं जाती। मेरी एडवाइस है, अगर जो भी बच्चा CS कर रहा है ना, वो लैंग्वेज को बार बार देखे। बार बार देखेगा तो लैंग्वेज पढ़ने में इजी रहेगी, और पढ़ने में इजी रहेगी तो आप लोग जल्दी से कर सकते हो। पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर मे बी ऑल नेचुरल और आर्टिफिशियल, और सब नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। Thus a cooperation or limited partnership is itself a partnership in general partnership। आगे देखते हैं। ये लोग आपस में क्या करेंगे? अग्रीमेंट करेंगे। ये लोग आपस में क्या करेंगे? अग्रीमेंट करेंगे। The relation of partnership arise from the contract, not a status। देखो, आप और आपका फ्रेंड बिजनेस करना चाहता है, दोनों मिलके बिजनेस करना चाहते हो, तो आप लोग बाय अग्रीमेंट बनोगे, बाय अग्रीमेंट पार्टनर बनोगे, बाय नॉट स्टेटस। अगर आप और आपके पापा, आप और आपके दादाजी, आप और आपके चाचा जी बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अग्रीमेंट नहीं हुआ, वो स्टेटस हुआ, क्योंकि यू आर बोथ इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और वो फिर कवर कहाँ से होगा? हिंदू सक्सेशन एक्ट से कवर होगा। तो द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द स्टेटस, and in particular the member of Hindu undivided family carrying on the business, family business. Such an agreement between the partner may be expressed or implied। ये कैसे भी हो सकता है? बोल के या फिर by conduct हो सकता है। Further, the agreement must be a valid agreement for the lawful object purpose between the person competent to contract। ध्यान से सुनना,
जो भी बिजनेस आप लोग कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। तो गाइस मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, वो बंदे अग्रीमेंट करेंगे रिटर्न में या फिर ओरल में, ठीक है। लेकिन आप लोग बाय लॉ पार्टनर्स बनोगे, बाय स्टेटस पार्टनर नहीं बनोगे। बाय स्टेटस बोले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पापा और बेटा बिजनेस कर रहा है तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कवर्ड होगा, वो पार्टनरशिप एक्ट में कवर्ड नहीं होगा, क्लियर। और ये लोग जो बिजनेस करेंगे वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या होता है, ये लोग बिजनेस करेंगे तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, ओकेशन, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी अ गुड्स, trading of goods and service, it may be a manufacturing of goods and service, it may be a profession of any, yeah, it may be a services. In the definition of partnership, the word business is used in the sense of carrying on business which suggests continuity and repetition of the act. तो business का मतलब नहीं होता कि एक सिंगल एक्ट किया और काम खत्म, सिंगल एक्ट के लिए कभी पार्टनरशिप नहीं बनती, सिंगल एक्ट के लिए नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, मतलब बार बार वही काम करो। आप और आपके फ्रेंड ने मिलकर एक फ्लैट बिकवाया तो आप लोग पार्टनर नहीं हो, क्योंकि आप लोगों ने एक सिंगल एक्ट किया, लेकिन आप लोग बार बार वही काम कर रहे हो तो आप लोग पार्टनर हो। एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर्स आप लोग पार्टनर बन सकते हो, बट इट डज नॉट मीन दैट इट शुड बी अ कन्फाइंड लेंथी ऑपरेशन। सिंगल एडवेंचर हो सकता है, सिंगल अंडरटेकिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रोसेस है वो बिजनेस का बहुत लंबा हो। सिंगल एडवेंचर हो सकता है लेकिन वो सिंगल एडवेंचर बार बार होना चाहिए, सिंगल बार नहीं हो सकता लेकिन सिंगल एडवेंचर हो सकता है, उसको बार बार करोगे तो वो बिजनेस कहलाएगा, क्लियर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले प्रॉफिट क्या क्या मतलब होता है। अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ और उस बिजनेस में कोई कमोडिटी सेल कर रही हूँ, अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ और बिजनेस में कमोडिटी सेल कर, कमोडिटी बिक रही है 100 रुपए की और मेरी कॉस्ट लग रही है 80 रुपीज़ की, तो 20 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्सेस ओवर कॉस्ट। तो कॉस्ट के ऊपर जितना भी हम लोग कमाते हैं उसको प्रॉफिट बोला जाता है। तो प्रॉफिट मीन्स द एक्सेस ऑफ रिटर्न ओवर एडवांसेस, द एक्सेस ऑफ व्हाट इज ऑब्टेन ओवर द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज द असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, द शेयरिंग ऑफ लॉसेस नॉट। जरूरी नहीं है कि हर कोई पार्टनर प्रॉफिट शेयर करे, हो सकता है कि कोई पार्टनर ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ हर कोई पार्टनर लॉसेस भी शेयर करे, हो सकता है कि कोई पार्टनर ऐसे हो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, लाइक माइनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है, कभी भी लॉसेस शेयर नहीं करता। कई ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो अपना नाम देते हैं और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट शेयर करूंगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, नॉट द लॉस शेयरिंग। बट हाँ, जो प्रॉफिट शेयर करता है वो लॉस शेयर करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हमेशा से प्रॉफिट शेयरिंग होता है, लॉस शेयरिंग नहीं होता। They may agree to share the profit either in specific proportion or in specific sum. तो कैसे भी हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग हो, इट मे बी अ स्पेसिफिक प्रपोर्शन, इट मे बी अ स्पेसिफिक सम। मतलब जैसे मैंने बोला कि जितना भी हम कमाएंगे उसका 10% 10 पार्टनर है तो आपस में बांटे, ये प्रपोर्शन हो गया। सम 50,000 रुपए बांटेंगे, ये सम हो गया। The business must be carried on by all or any of them acting for all। तो बिजनेस सब मिलके कर सकते हैं और सबके बिहाफ पे एक भी कर सकता है, बट लाइबिलिटी सबकी क्रिएट होती है। आ जाओ कुछ नोट्स पढ़ते हैं। इफ एनी वन ऑफ दैम इज नॉट प्रूव टू बी प्रेजेंट देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप। अगर आप लोगों ने ओरल अग्रीमेंट की है और अगर आप लोग प्रूफ नहीं कर पाए कि ये पार्टनरशिप है तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। इसलिए मैंने बोला एक्सप्रेस होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि रिटर्न में होगा ना, तो हमें सब कुछ पता रहता है। कुछ डिफरेंसेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप में, तो फटाफट पढ़ लेते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है वो पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई भी इंसान मेंबर कब बनता है, बाय बर्थ। जैसे ही पैदा होगा आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर बन जाओ। लेकिन पार्टनरशिप में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बनते हो, मेंबर बनते हो, क्लियर। हिंदू अनडिवाइडेड में लाइबिलिटीज जो मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते, कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड होते हैं, क्लियर। हिंदू अनडिवाइडेड में कर्ता की लाइबिलिटी पर्सनली क्रिएट होती है, लेकिन वहां पे सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी पर्सनली क्रिएट होती है।
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही माइनर होते ही वो क्या बन जाता है, उसका मेंबर बन जाता है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता अनलेस एंड अनटिल ऑल द पार्टनर अग्री फॉर दैट पर्पस, फॉर दिस, ठीक है। तो एक बार कर लेते हैं बेसिक डिफरेंसेस क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप। ये आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेटस दैट इज बाय बर्थ इन द फैमिली। तो आप लोग बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो बिल्कुल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर बन जाता है। A partnership come into existence by means of a contract between the partners. Contract करके ही partnership में partners member बनता है। Authority, in the joint family firm only the कर्ता and the manager who is the head of the family, उसकी implied authority होती है, सारा काम वो करता है और जो कि सारे मेंबर्स को गाइड करता है। लेकिन पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की इक्वल अथॉरिटी होती है। तो एचयूएफ में जो कर्ता होता है उसकी मेन अथॉरिटी होती है, लेकिन पार्टनरशिप में सबकी अथॉरिटी होती है। लायबिलिटी, कर्ता पर्सनली लायबल है, यहाँ पे हर पार्टनर्स पर्सनली लायबल है। अ माइनर इज अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट फैमिली फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, लेकिन माइनर कैन नॉट बी पार्टनर ऑल्सो ही इज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में बेनिफिट्स के लिए हो सकता है माइनर, लेकिन वो भी कब, जब सारे पार्टनर्स उस चीज की कंसेंट दे दे। तो आगे देखते हैं लॉ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो लॉ कवर्ड होता है वो होता है हिंदू लॉ। कौन सा कवर्ड होता है? लॉ, हिंदू लॉ। जबकि पार्टनरशिप में कौन सा कवर्ड होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिमिट, देयर इज नो लिमिट इन केस ऑफ अ हिंदू फैमिली फर्म, ठीक है, मतलब कितने भी मेंबर्स बन सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा आप लोग पार्टनर्स नहीं बना सकते हो। डिसोल्यूशन, जैसे को पार्टनर बनता है तो डज नॉट डिसॉल्व द फैमिली ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे मेंबर होते हैं, अगर को पार्टनर्स मर भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनर अगर मर जाते हैं सारे के सारे तो वहाँ पे फर्म बंद हो सकती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी थर्ड पार्टी को स्यू करना है, थर्ड पार्टी को केस करना है, तो आपको रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा कोई शेयर फिक्स्ड नहीं होता कि हाँ इतने इतने पर्सन को इतना शेयर मिले, लेकिन पार्टनरशिप में शेयर फिक्स्ड होता है कि हर पार्टनर को इतना इतना परसेंटेज शेयर मिलेगा। डिमांड, को पार्टनर कैन नॉट आस्क फॉर अकाउंट्स, हिज ओनली रेमेडी इज टू आस्क पार्टीशन ऑफ द असेट ऑफ द फैमिली। तो वो हिसाब भी नहीं मांग सकते घर के मेंबर कर्ता से। हाँ ये बोल सकते हैं कि वो पार्टीशन कर दिया जाए, जो कि आप लोग देखते भी हो कि घर के पार्टीशन होते ही हैं, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स अकाउंट की डिमांड कर सकते हैं। अब एक पार्टनरशिप में क्या कुछ कमियां रह गई, जैसे कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर एक पार्टनर नहीं चुका रहा तो सारे पार्टनर्स को वो लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी। अगर सारे नहीं चुका रहे, सिर्फ एक अकेला बचा है, तो उसको भी सारी लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी। अपनी पर्सनल असेट बेच के भी आपको लायबिलिटीज चुकानी पड़ती है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी पार्टनरशिप के जो बिजनेस में है वो कुछ कमियां रह गई है, तो इसी के लिए एक नया बिजनेस आया, दैट इज एलएलपी। एलएलपी में पार्टनर्स की जैसे वहां पे पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। तो एक बार डिफरेंस देखते हैं दोनों में। हाँ, लॉ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है पार्टनरशिप में कौन सा लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एलएलपी में कौन सा लगता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है और एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 लगता है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, जबकि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप बाय अग्रीमेंट बनती है, लेकिन एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, तो बाय लॉ बनती है। बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनर्स कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होते क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन थोड़ी कंपलसरी होता है, लेकिन एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। तो पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर नहीं बन सकती, लेकिन एलएलपी पे बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है।
पार्टनरशिप कभी भी सेपरेट, ये पॉइंट आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है। क्लियर? सेपरेट लीगल एंटिटी, तो पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप बिजनेस का कभी भी परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स बढ़ जाएंगे तो बिजनेस खत्म हो सकता है, पार्टनर्स की लड़ाई हो गई बिजनेस खत्म हो सकता है, सारे के सारे पार्टनर्स पागल हो गए तो भी बिजनेस खत्म हो सकता है। तो कोई भी रीजन से पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो सकता है, लेकिन एलएलपी की परपेचुअल सक्सेशन है। इंडियन इंडिविजुअल्स में कम और गो आउट, बट एलएलपी में गोज फॉर कंटिन्यू जस्ट लाइक अ कंपनी। नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होते हैं, लेकिन एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, इसलिए इसमें भी मिनिमम तो 2 होंगे लेकिन मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ओनरशिप ऑफ असेट, फर्म कैन नॉट ओन एनी असेट, द पार्टनर ओन द असेट ऑफ द फर्म। मतलब पार्टनर्स खुद असेट लेते हैं, फर्म थोड़ी लेती है असेट, क्योंकि फर्म तो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कैसे असेट लेगी, लेकिन एलएलपी रजिस्टर्ड है तो एलएलपी अपने नाम से असेट ले सकती है। लायबिलिटी, पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है जबकि एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड आती है। क्लियर? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप और एलएलपी। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप और कंपनी। तो पढ़ते कंपनी, it is an association of person with a common object of providing goods and services to customer। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्संस है, वो क्या करेंगे? आपस में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को। पार्टनरशिप एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है बिटवीन 2 और मोर पर्सन टू रन द बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। म्यूचुअली मतलब जैसा भी इनके अग्रीमेंट में लिखा हुआ है। एप्लीकेबल एक्ट, कंपनीज में इंडियन कंपनी एक्ट 2013 लगता है। पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। कंपनी में मिनिमम, अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 जने और प्राइवेट कंपनी है तो 2 जने। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं? मैं आप लोग को दोनों पॉइंट एक साथ समझा देती हूँ, थर्ड और फोर्थ ध्यान से सुनना। कंपनी 2 तरीके की होती है, मिनिमम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पहले मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूंगी। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 जने होते हैं, मिनिमम 2 जने होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मिनिमम मेंबर 2 होंगे, मैक्सिमम 200 होंगे, 200 से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 होते हैं, लेकिन 100 पार्टनरशिप एक्ट में लिखा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल 14 बना है कंपनीज एक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि 50 से ज़्यादा अगर पार्टनरशिप के मेंबर्स होते हैं तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है किसी और एक्ट में। तो आप इसको 50 करोगे तो इस बेटर रहेगा, इसमें 50 कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? ये दोनों पॉइंट आप लोग के हो गए। भाई पार्टनरशिप एक्ट बोलता है 100, लेकिन एक लॉ आया हुआ है, एक रूल आया हुआ है 2014 में, कंपनीज अमेंडमेंट रूल, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 50 से ज़्यादा होगा तो आपको दूसरे में रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो आप 50 मानो ना। नेक्स्ट, असेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो कंपनी में 2 तरीके के डॉक्यूमेंट बनते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्टनरशिप में क्या बनती है? पार्टनरशिप डीड बनती है। क्लियर? ये हो गया होगा। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट, कंपनी की ऑडिट मैंडेटरी है, पार्टनरशिप की ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। कंपनी में हम लोग शेयर इजीली ट्रांसफर करते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। जनरली ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। आप लोग अगर अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्या कंपनी एक लीगल एंटिटी है? ये है और ये नहीं है। अब आ जाते हैं, हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया, हम लोगों ने असेंशियल्स देख लिए। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड एक अग्रीमेंट होता है जो सारे पार्टनर्स साइन करते हैं और फिर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इसको पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी बोला जाता है। एक सेकेंड, इसको पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट बोल सकते हैं इनको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल सकते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। ये ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है, लेकिन मेरी प्रेफर यही है कि आप लोग राइटिंग में करो, क्योंकि ओरल बोलोगे ना तो किसी को समझ में नहीं आता। कभी भी कोई भी मुकर जाता है, अपनी जबान पे इंसान नहीं रहता है। बट टू
avoid future dispute, it is advisable to have in writing. Thus, a return document which contain mutual rights and obligation. आपस में क्या rights इनके create हो गए और क्या obligation होगी, इसको बोलेंगे partnership deed. The deed must be properly drafted and stamped. अच्छे से draft करो और उसको stamped करवाओ. Each partner should be giving a copy of the deed. बहुत बेसिक सी चीज बोल रहा है कि हर पार्टनर को कॉपी दे दो डीड की. And if the firm is to be registered, a copy of their deed should be filed with the registrar of firm at the time of such legislation. अगर आप इसको रजिस्टर कराना चाहते हो तो रजिस्ट्रार के पास भी ये डॉक्यूमेंट दे दिया जाए. The document is not a public document. ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये only parties को bind करेगा. Therefore bind only third parties as far as notice to the. तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है और हर पार्टीज को अगर इसके बारे में पता है तो उसको बाइंड करेगा, नहीं पता है तो उसके बारे में उसको बाइंड नहीं करेगा. कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या लिखा जाता है. तो सबसे पहले जो आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो उस फर्म का नाम क्या है. तो फर्म का नाम और कौन सा बिजनेस आप लोग कर रहे हो. आप लोग सीए की फर्म खोल रहे हो, आप लोग सीएस की फर्म खोल रहे हो, आप लोग कोई और गुड्स बेच रहे हो, सर्विसेज बेच रहे हो, वो आप लोग लिखोगे. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, हर पार्टनर का नाम और पता लिखना पड़ेगा. नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, मतलब आप लोग किस कहाँ कहाँ ये बिजनेस फैलाना चाहते हो. अगर मान लो आप लोग जयपुर में रहते हो तो जयपुर में बिजनेस करोगे, पूरे राजस्थान में करोगे, पूरे इंडिया पे करोगे या इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, वो सब बताना पड़ेगा. कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कब बिजनेस ये स्टार्ट होगा, इसका शुभारंभ कब होगा और ये कितने टाइम तक चलेगा. कई बार क्या होता है, ये अनलिमिटेड पीरियड पे लिखा होता है, तो ये लिखा जाता है पार्टनरशिप एट विल. कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है पार्टनर, तो टोटल कैपिटल कितनी और हर पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो सबसे पहले फर्म का नाम और बिजनेस का नाम, फिर पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, बिजनेस कहाँ कहाँ चलेगा, कब स्टार्ट करेगा और कितनी कैपिटल लगेगी. प्रोविजन फॉर फर्दर कैपिटल लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, तो कितनी कैपिटल पार्टनर्स और लगाएंगे और क्या किसी पार्टनर ने लोन तो नहीं दिया है. पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर कैसे कैसे पैसा निकाल सकते हैं. इंटरेस्ट और कैपिटल क्या लगेगी, लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग्स पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये सब कुछ बताया जाएगा. सैलरीज, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है सारा दिन यहाँ आ रहा है और दूसरा पार्टनर है स्लीपिंग पार्टनर, वो सिर्फ घर पे बैठ के सो रहा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा, तो एक्टिव पार्टनर को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितनी कमीशन मिलनी चाहिए, क्या क्या रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, वो सब कुछ लिखा जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कि कैसे कैसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे. बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे कहाँ कहाँ रखे जाएंगे, कैसे कैसे हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं. बहुत बेसिक सी चीजें हैं, तो थोड़ा सा स्पीड अप करना इसमें. अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा हमारा. राइट्स एंड पावर एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर क्या होगी. वेदर इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस पार्टनर रिटायर्ड हो सकते हैं, कब पार्टनर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवा सकते हैं, कब पार्टनर खुद पार्टनर को पार्टनरशिप छोड़ के जा सकते हैं. अगर रिटायरमेंट होंगे तो कैसे कैसे प्रोविजन चलेंगे. तो प्रोविजन फॉर दैट और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर विल नॉट ब्रिंग डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो ऐसा नहीं है कि अगर पार्टनर जा रहा है तो पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा. गुडविल है तो गुडविल की कैसे वैल्यूएशन होगी, लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड से होगी, सुपर प्रॉफिट मेथड से होगी या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से होगी. मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट, अगर हम लोग पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस टाइम पे हम असेट की वैल्यू कैसे लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे, रीवैल्यूएशन वैल्यू लेंगे या आफ्टर प्रोविजन लेंगे, ठीक है, जो भी होगा. प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, हम किस किस कंडीशन में, एक्सपल्शन का मतलब होता है निकाल देना, क्या होता है निकाल देना, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होगी जब हम पार्टनर्स को पार्टनरशिप बिजनेस से निकाल सकते हैं. प्रोविजन रिगार्डिंग द अलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कौन कौन पार्टनर कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा, कौन कौन सा काम किस किस को अलोकेट किया जाएगा, वो भी बता दिया जाएगा. आर्बिट्रेशन क्लॉज, अगर लड़ाई वड़ाई हो गई तो कहाँ जाना है, कोर्ट में जाना है सीधा या फिर आर्बिट्रेटर के पास जाना है. द टर्म्स कंटेंट इन द पार्टनरशिप डीड में बी वेरीड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर. एक बार बन गई डीड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% करेक्ट है, हो सकता है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी हो, तो अगर चेंज करनी है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट से वो चेंज हो सकती है.
तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फीचर्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है पार्टनरशिप के। देन हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।